हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं मनीष मिश्रा, स्वागत आपका ज्योग्राफी पाठशाला पर। हम एक नई मुहिम लेकर आए आपके साथ में, इसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर जो विभिन्न जिलों में हुए उनको हल कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने जयपुर जिले का पेपर करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा। जो कुछ समस्या आ रही है उनको मैं सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। आज हम लेकर आए आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर अजमेर का। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अजमेर का पेपर। उसी तरीके से शुरू किया जाएगा। हम हर ऑप्शन से हम बाकी कोर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और हम आप कोशिश ये करेंगे कि आपका अधिकतर सिलेबस इससे कवर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आपका ये पेपर जो है यह है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 भूगोल विषय का अजमेर का पेपर है। और यहां पर हम सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको दिखे। सबसे पहले हम यहां पर से क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है रुको। पहला क्वेश्चन देखिए आप, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसको करने से पहले हम ये बात करते हैं कि ये संकल्पना है क्या। हम इसकी बात करें तो देखिए, पहली बात तो हमारे भूगोल में 3 संकल्पना हुई। पहली जो संकल्पना है उसका नाम है नियतिवाद। नियतिवाद, देखिए नियतिवाद। फिर दूसरी संकल्पना जो आती है, पहले आप इसके बारे में समझिए। मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन के साथ में अधिकतर सिलेबस का अपन रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। तो वो नियतिवाद, नियति में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, नियति मतलब होता है भाग्य। यहां पर भाग्य प्रकृति को माना गया है। यानी एक ऐसी विचारधारा थी जब मनुष्य प्रकृति का दास था। जो भूगोलवेत्ता को देखते हैं वही उसी पे विचारधारा बनती है। उन्होंने देखा कि मनुष्य प्रकृति के अधीन रह रहा है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वो प्रकृति के अधीन है। तो यहां पर जो विचारधारा उदय होती है उसका नाम होता है नियतिवाद। नियतिवाद विचारधारा के अंदर मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है। प्रकृति का दास माना गया, ठीक है। इस विचारधारा के कई नाम हैं। इसमें एक तो है पर्यावरण निश्चयवाद या फिर निश्चयवाद विचारधारा, या फिर निश्चयवाद विचारधारा, कई नाम है। यहां पर जो भूगोलवेत्ता आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर यहां पर रेडजेल का नाम आता है, जिन्होंने मतलब नियतिवाद विचारधारा के समर्थक थे। एलन सैम्पुल आते हैं जो एक इनकी शिष्या थी, अमेरिका की थी, जिन्होंने यह तक कहा था कि मनुष्य सिर से लेके पांव के नख तक प्रकृति से, यानी मानव की मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी यानी प्रकृति जब चाहे उसे बना भी सकती है, जब चाहे उसको मिटा भी सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जर्मनी से आई थी, इसलिए इस विचारधारा का नाम एक जर्मनी विचारधारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? जर्मनी विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जर्मनी जैसे रिटर भी थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया, हमबोल्ट ने भी इसका समर्थन किया, ठीक है। अब देखिए, जब नियतिवाद विचारधारा है, आप समझिएगा, नियतिवाद विचारधारा थी तो मनुष्य प्रकृति के अधीन था। तो भूगोलवेत्ताओं ने देखा ऐसे तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर पाएगा, तो एक नई विचारधारा लेकर आते हैं जिससे वो मनुष्य को उसकी शक्तियों का एहसास कराते हैं, जिसे कहते हैं हम संभववाद विचारधारा। क्या कहते हैं हम? संभववाद विचारधारा। और यह विचारधारा कहा गया कि मनुष्य प्रकृति के सामने, प्रकृति में असंख्य संभावनाएं बिखरी हुई है, मनुष्य जब चाहे जिसका चयन कर सकता है। तो यहां पर मनुष्य को प्रमुख बताया गया था, मनुष्य को प्रमुख बताया गया। और यहां पर इसकी जो इसकी संभववाद विचारधारा दी वो दी थी विडाल डी लाप्लास ने दी थी, और ये फ्रांस के थे, इसलिए इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैं उस विचारधारा पे आ रहा हूं जो अपना क्वेश्चन है, लेकिन पहले इसकी अपने रूपरेखा बनाई। और इस शब्द को दिया था फेब्रे ने, संभववाद को उससे फेब्रे ने दिया था, और ब्लास ने इस विचारधारा को दिया। अब देखिए, पहले प्रकृति प्रमुख थी, अब मनुष्य प्रमुख है। अब मनुष्य जब प्रमुख हो रहा है तो मनुष्य क्या हो रहा है? अंधा हो गया है विकास के दौर में, प्रकृति का नाश कर रहा है, पर्वतों पेड़ पौधों को काट रहा है, पर्वतों को काट रहा है। तब भूगोलवेत्ताओं को एक नई विचारधारा की आवश्यकता हुई, जिसको हम कहते हैं नव निश्चयवाद विचारधारा। अब इसको पढ़िए आप, नव निश्चयवाद विचारधारा। इसका नाम नव नियतिवाद विचारधारा भी है, नव नियतिवाद विचारधारा भी है।
ठीक है, इसमें यह कहा गया कि न तो प्रकृति प्रमुख है न मनुष्य प्रमुख है, मनुष्य और प्रकृति दोनों को सामंजस्य बनाकर चलना होगा। यानी मनुष्य और प्रकृति को क्या रखना पड़ेगा, सामंजस्य रखना पड़ेगा, सामंजस्य के साथ में कार्य करना पड़ेगा। और इस विचारधारा को दिया ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को दिया है। वो ये तक कहते हैं, उन्होंने ट्रैफिक लाइट के सिद्धांत को कहा कि जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट पर रहते हैं, पहले ग्रीन लाइट जलती है, वो पहले रेड होती है तो आप रुकते हैं, ऑरेंज में आप स्टार्ट होते हैं और ग्रीन में चले जाते हैं, यानी रुकते हैं आप। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि मनुष्य को जब विकास करना चाहिए तो प्रकृति को देखते हुए करना चाहिए, प्रकृति के साथ में देखना चाहिए कि मेरे इस कार्य से प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इन्होंने एक इसका नाम एक और दिया, इसको हम कहते हैं रुको और जाओ सिद्धांत। रुको और जाओ सिद्धांत। तो देखिए, रुको और जाओ सिद्धांत नाम है, नवनिश्चयवाद भी नाम है, नवनियतिवाद भी नाम है, मनुष्य प्रकृति का सामंजस्य बताया गया है और ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप, यहां पर रेडजेल है, एलन सैंपुल है, ग्रिफिथ टेलर, तो इसका आंसर हो गया ग्रिफिथ टेलर। किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। रेडजेल जर्मनी के है, एलन सैंपुल अमेरिका की है, आपकी हम्बोल्ट भी क्या है? जर्मनी के। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसका घनत्व सर्वाधिक है, जन घनत्व सर्वाधिक है? तो पहले हम बात करते हैं, यहां पर ये देखते हैं हम कि 2011 की जनगणना में पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं किसी क्षेत्र में जनसंख्या और धरातल का अनुपात, किसी क्षेत्र की जनसंख्या व धरातल का अनुपात। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का बात करें तो आप कह सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इकाई होती है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से स्पष्ट करते हैं हम। ठीक है, ये बात जानना जरूरी है हमें। अब हम 2011 की जनगणना में लेते हैं, इसमें भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? देखिए आप, भारत का जनसंख्या घनत्व रहा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इकाई रखना जरूरी है। अब इसमें बाकी बात चल रही है। सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व रहा है, आप देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा है, वो रहा है बिहार का, वो रहा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन पश्चिम बंगाल का लगभग 1028 के करीब है और वो दूसरे नंबर पर आता है, वो दूसरे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे बिहार है, दूसरे पर आपके पश्चिम बंगाल है। यहां भी बात करना जरूरी है। हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व जो है वो भी आपके जो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है, 573 के करीब है। असम का जो जनसंख्या घनत्व है, असम का जनसंख्या घनत्व जो है वो भी 390 के करीब है, यहां पर 93 के करीब है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। कितना है? 200। तो यहां पर याद रखना पड़ेगा, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बोलना जरूरी है क्योंकि ये इसकी इकाई है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। तीसरे क्वेश्चन में यह है कि मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? और आपको मालूम है, कल अपने ये क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन आया था हमारे जब जयपुर का क्वेश्चन किया था पेपर, तो वहां पर आया था मानव विकास की अवधारणा क्या है। मानव विकास की अवधारणा हमने जब इसमें पढ़ी तब आपको मैंने मानव विकास के बारे में बताया भी था कि मानव विकास जो है, एक सेकंड, मानव विकास के लिए बात की थी कि पहली बात तो हमने बात की कि मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या है? देखिए, मानव विकास की जो अवधारणा दी थी वो दी थी महबूब उल हक ने दी थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कल बात कर चुके हम। महबूब उल हक ने दी थी। ये पाकिस्तान के थे और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया कि पहले के समय में क्या होता था कि मनुष्य केवल अगर पैसा है तो उसको विकास का पर्याय माना जाता था कि जिसके पास पैसा है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जिस परिवार के पास पैसा है, वही परिवार धनी माना जाता था, वही परिवार धनी माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं रहा। इन्होंने कहा कि विकल्पों में वृद्धि, इन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया कि विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। विकल्पों में वृद्धि ही क्या है? मानव विकास है।
और इन्हीं की अवधारणा पर 1990 से यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसको अपन बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो है वो 1990 से प्रतिवर्ष क्या करती है, एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है और वो रिपोर्ट 3 तथ्यों पर आधारित रहती है। मैं बात कर चुका हूं। पहला रहती है शिक्षा, दूसरा होता है आपका जीवन प्रत्याशा, जिसको हम स्वास्थ्य से रिलेट करते हैं, और फिर रहता है संसाधनों की पहुंच, जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो हम ये बात कर चुके हैं। तो मानव विकास की अवधारणा भी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बात कर ली हमने। और यहां पर फर्स्ट नंबर पे अभी इस वक्त जो है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पे आता है। अब आप देखो, बात करते हैं हम। डॉक्टर महबूब उल हक अवधारणा प्रस्तुत की, बताइए की है नहीं की? अभी हमने बात कर ली है कि महबूब उल हक ने करी है, जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं। कभी बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डॉक्टर महबूब उल हक क्या है? आप गणितज्ञ, अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए। अर्थशास्त्री भी कह रहा हूं तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। एलन सैंपल कौन है? एलन सैंपल अमेरिका की है। हम बाद में बात करेंगे, कभी आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूं कि एलन सैंपल की बात करें। एलन सैंपल अमेरिका की है और रेडजेल की शिष्या है, और इन्होंने बताया है, मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि अस्थायी पृथ्वी व क्रियाशील मानव के मध्य जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल है। और रेडजेल जर्मनी के हैं, जिन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिखी है। और इन्होंने बात करी है, कल ही परिभाषा आई थी कि मानव समाज व धरातल के मध्य संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। ठीक है ना? आप ये देखिए यहाँ पे। और जो हार्शोन है, हार्शोन कहां के? ये अमेरिका के हैं। तो ये आपकी चीज हो गई। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से करना है। मैं आपको यहां पर 3 परिभाषा कराने की कोशिश करता हूं, एक बार देखेंगे आप। देखो, रेडजेल की परिभाषा जो है, रेडजेल की परिभाषा, आपके सैंपल की परिभाषा और आपके ब्लास की परिभाषा, ये किताब में दे रखी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखिए, इन्होंने क्या किया है, मानव भूगोल हमेशा मनुष्य और धरातल के मध्य या प्रकृति के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन है। तो रेडजेल महोदय क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि भाई मानव समाज, माफ कीजिएगा, मानव समाज प्लस धरातल। इन्होंने धरातल को लिया और संबंध कौन सा था? संश्लेषित संबंध था। संश्लेषित संबंध था। तो परिभाषा क्या बनती है कि मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। सैंपल जो इनकी शिष्या है वो क्या कहती है? मानव समाज की जगह इन्होंने लिया क्रियाशील मानव। क्या लिया? क्रियाशील मानव। और धरातल के जगह उन्होंने क्या लिया? अस्थायी पृथ्वी। कहीं पर इन्होंने बस, देखिए, अगर मैं कोई परिभाषा दूंगा तो कुछ परिवर्तन तो करूंगा, अगर परिवर्तन नहीं करूंगा तो कोई पढ़ेगा कौन उसको? तो इन्होंने इसको थोड़ा चेंज किया, अस्थायी पृथ्वी, और संबंध को कह दिया इन्होंने परिवर्तनशील संबंध, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध। ठीक है। अब ब्लास महोदय कहां पीछे रहते? इन्होंने कहा कि यार, इन्होंने मानव समाज ले लिया है, तो मैं काम करता हूं, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की बात कर लेता हूं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव, यानी इन्होंने मानव के साथ में पशुओं को भी शामिल कर लिया। और पृथ्वी की जगह इन्होंने लिया कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले भौतिक नियम में आ जाती है सारी चीजें आ जाती है। जैसे मान लीजिए हवा का चलना है, पानी, बारिश का आना है, सब कुछ ले लिया। और संबंध कैसे थे? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल है। देखो कितना आराम से याद हो गया। आपको इसी तरीके से याद करना चाहिए। रेडजेल ने बताया मानव समाज धरातल के मध्य परिवर्तन संबंध का अध्ययन है। आप चाहे यू बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कहीं पर इन्होंने मानव लिया, इन्होंने क्रियाशील मानव लिया, इन्होंने पृथ्वी पर जीव लिए, इन्होंने धरातल लिया, इन्होंने अस्थायी पृथ्वी लिया, इन्होंने भौतिक नियम लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विश्व की जनसंख्या का, आप पढ़िए, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत इसके 10% भूभाग पर निवास करता है? आपने जब पहला पाठ पढ़ा होगा तो वहां पर वितरण संबंधी 3 तथ्य बताए गए थे। मैं 3 तथ्यों की बात करता हूं, फिर आप बताइएगा इसमें क्या है। पहला तथ्य यह था कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में
विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा तथ्य हमारा यह था कि विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जिसमें जॉर्ज बी क्रेसी महोदय ने यह भी कहा है कि एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये कहा है उन्होंने, जॉर्ज बी क्रेसी ने यह बात कही है। इनका संबंध किससे हुआ? इनका संबंध एशिया से हुआ। तीसरा यह है कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है, 10% भूभाग पर रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट 10% भूभाग पर रहता है? 90%। तो उत्तर हो गया आपका 90। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। मैं अगर कुछ जल्दी कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। मेरा भी प्रयास है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। कमियां तो होगी, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर आपका साथ बना रहा तो हम आगे तक चलते रहेंगे। पनामा नहर, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन क्या है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक प्रशांत, भूमध्य लाल, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। तो हम थोड़ा सा एक बार बात करते हैं इसमें। पहले हम चलते हैं यहां पर, देखिए हम पहले मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, कहीं पर किसी को पता नहीं हो तो हम देखते हैं। देखिए आप ये ध्यान रखिए कि ये तो हमारा क्या है, आपका अंध महासागर है। जो हमारे महासागरों की बात करें, ये हमारा प्रशांत महासागर, ये वाला पार्ट प्रशांत महासागर ए, और यहीं पर ए, ये भी प्रशांत महासागर है। दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी गोल है, अध्ययन के लिए मानचित्र बनाया गया है, तो दो भागों पर उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन गोल है, मिली हुई है। ये भाग हमारा क्या है? अंध महासागर है। सी, ये हमारा हिंद महासागर की बात कर रहा था, अभी जो आ रहा था उसको हिंद महासागर है। तो आपके कितने महासागर हुए? 1 2 3। चौथा जो महासागर हो गया आपका, वो आपका हो गया आर्कटिक ओशन। कौन सा हो गया? आर्कटिक ओशन, ठीक है। और पांचवा हो गया आपका दक्षिणी, जो आपका ध्रुवी साउदर्न ओशन है, जो आपका दक्षिणतम महासागर है। तो ये हो गए। और जो एक भूमध्य सागर की बात कर रहा है, वो यहां पर है आपका भूमध्य सागर, आपका यहां पर है। अब ये बोला पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो देखिए आपने दो नहरें पढ़ी हैं किताब में, एक तो पढ़ी पनामा और एक पढ़ी स्वेज नहर। और स्वेज नहर के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर आपके यहां पर है, यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इससे कर लेता हूं। स्वेज नहर आपके यहां पर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये मिस्र पर बनाई गई है, हम इसकी जब चर्चा करेंगे तब बात कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो बात करें सर स्वेज नहर, पनामा नहर कहां है? तो पहले पनामा देश देखिए, पनामा देश कहां पर है? पनामा देश आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, यहां पर जो मध्य अमेरिका में पनामा एक देश है, पनामा और कोलोन देश है। हुआ ये कि जब उत्तरी अमेरिका के इन तटीय क्षेत्रों को जब दक्षिण अमेरिका के यहां पर, सॉरी उत्तरी अमेरिका के जो आपका ये पूरब हो गया पश्चिमी भाग पर व्यापार करना होता था, तो बड़े जो भारी जैसे बड़े बड़े कोई मशीनें हो, तो उनको क्या करना पड़ता था, पूरे आपको महासागर का चक्कर लगाना पड़ता था, और फिर ये यहां से लेकर यहां पर आते थे। तो ये समस्या थी। तो यहां के उत्तरी अमेरिका के इंजीनियर्स थे, यहां की सेना ने देखा कि क्यों नहीं हम यहां पर एक नहर बना दें, यहां पर एक नहर का निर्माण कर दे। कहां पर? यहां पर। तो इन्होंने क्या किया कि 1914 के अंदर अमेरिका ने पनामा और कोलोन से कुछ जमीन ली और यहां पर एक नहर का नाम निर्माण किया, और उस नहर का नाम है आपकी पनामा नहर। क्या नाम है? पनामा नहर, ठीक है। 1914 के अंदर निर्माण किया पनामा नहर का। पनामा नहर का निर्माण किया किसने किया? यूएसए ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये समस्या आ रही थी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र को आपके पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने के लिए। यहाँ के जो इंजीनियर्स थे और साथ में नौसेना भी आई थी, इन्होंने पनामा और यहां से जमीन उधार ली और यहां से एक जमीन बनाई। और 85 वर्ष के शासन के बाद, 85 वर्ष के बाद में आप इन्होंने क्या कर दिया, इसको किसको सौंप दिया? इसको पनामा देश को सौंप दिया। ये जो नहर है उस पर पनामा देश का अधिकार हो गया। यहां पर इस नहर में क्या है, यहां पर नहर पे देखिए ये महासागर है, यहां से फिर स्थल भाग आता है, फिर महासागर है। तो पानी का तल ऊपर नीचे है, इसी कारण इस पर 3 लॉक्स बनाए गए। कितने लोग? पहले आप समझ गए
यहां पर पनामा नहर है, तो देखिए आप इसको। तो देखिए पनामा नहर की बात करूं, अब मैं बता देता हूं आपको, ये जोड़ती है आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पहली बात तो ये 1914 के अंदर ये बनाई गई थी, यूएसए के द्वारा बनाई गई थी, वहां के इंजीनियर्स उनके द्वारा बनाई गई थी, और 85 वर्ष के शासन के बाद में सन 2000 के अंदर इसको पनामा देश को सौंप दिया गया। ये पनामा और जो कोलोन है, एक नगर वो है कोलोन, उन देश के मध्य 8 किलोमीटर की भूमि खरीदी गई है और वहां पर इसको बनाया गया है। मैंने बताया इसमें 3 लोक्स हैं। 3 लोक्स कैसे हैं? देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहां पर आपका अटलांटिक महासागर था, ये बीच में पनामा था, इधर प्रशांत महासागर था, आप नक्शे में समझेंगे तो यहां पर एक लोक्स है जिसका नाम है गोटोन लोक्स। पनामा के पास में जो लोक्स है उसका नाम है पेड्रोमिक्स लोक्स, याद भी हो जाएगा, पी से पेड्रो, पी से पनामा, और यहां पर है मीरा लोक्स। ये लोक्स क्या काम करते हैं? जैसे प्रशांत महासागर का पानी नीचे, तो पहले पानी का तल ऊपर आता है और जहाज उस क्षेत्र में आता है, फिर वो प्रवेश करते हैं पनामा में, वो वहां से फिर आगे जाते हैं। तो 3 लोक्स है, गोटोन लोक्स, पेड्रोमिक्स लोक्स और मीरा लोक्स। ये पनामा की कहानी है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर देखिए आप, पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? बिल्कुल। ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। अटलांटिक और प्रशांत हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कोल खोज किस कृषि का प्रकार है? कौन सी कृषि का प्रकार है? कल अगर आपने पेपर देखा होगा, आप देखिएगा बेटा, आपने कल पेपर देखा होगा तो उसमें होगा, आपने पढ़ा था कि कोल खोज कैसा प्रकार है। हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। पहली बात करते हैं निर्वाह कृषि की। देखिए निर्वाह कृषि क्या थी? निर्वाह कृषि एक तरीके से जब मनुष्य कृषि करना, आप मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा तो समझाऊंगा आपको कि जब मनुष्य व्यापार, जब सबसे पहले जब अपना पालन पोषण शुरू करता है, तो पहले वो करता है आखेट, ये कहानी भी है एक तरीके से। फिर जब वहां पर ही वो भोजन संग्रहण करता है, जब वो आखेट और भोजन संग्रहण कर रहा है तो वो देखता है कि पशुओं को मैं मार रहा हूं, पशुओं को खा रहा हूं, उनसे वस्त्र बना रहा हूं, क्यों इन पशुओं को पालूं? तो दूसरा एक व्यापार शुरू होता है, वो होता है पशुपालन। कौन सा होता है? पशुपालन। पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरा रहा है, चलवासी पशुचारण है। फिर वो नदियों के किनारे देखता है कि यार नदियों के किनारे कुछ ऐसी घास है जिसको मैं पशुओं को भी खिला सकता हूं, खुद भी रह सकता हूं, तो वहां पर रहना शुरू करता है, मानव बस्ती का निर्माण होता है, और वहां पर जो कृषि प्रारंभ होती है वो होती है कृषि। और वो कृषि कौन सी होती है? वही होती है निर्वाह कृषि। वो कौन सी कृषि होती है? निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह कृषि और निर्वाह कृषि के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन निर्वाह कृषि, ये कृषि पुराने औजारों के साथ, पुरानी तकनीक के साथ, प्राकृतिक खाद के साथ की जा रही है। और यहां पर क्या है कि एक स्थान पर खेती करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, जब भूमि बंजर हो जाती है दूसरी जगह चल जाते हैं, जगह परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और जब वो वहां पर भी जब भूमि बंजर हो जाती है तो दोबारा उसी स्थान पर आते हैं, वहां कुछ घास उग जाती है बारिश के कारण, उसको जलाते हैं और काटते हैं और वहां खेती करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है जलाओ और काटो कृषि। जलाओ और काटो कृषि, ये 3 नाम है, ठीक है। और इसको आपने देखा होगा, इसके नाम जैसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं हमने उत्तरी पूर्वी भारत में। यहां पर जैसे हम बात करें, यहां पर भील जनजाति होती है, वो इसको क्या कहती है? दजिया भी कहती है, चिमाता भी कहती है। इसी कृषि का नाम चिमाता है, हमने इसको भी पढ़ा था। दजिया यानी धरातल पर, चिमाता यानी पहाड़ों पर। और आपके गोंड जनजाति है, इसको दिप्पा और पेंडा कहती है। इसी स्थानिक कृषि को दिप्पा और पेंडा कहती है। दिप्पा ये भी दैसे धरातल ले लीजिए, पैसे पहाड़ ले लीजिए। साथ में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसको क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। और फिलीपींस में इसका नाम क्या होता है? इस कृषि का नाम रे होता है। क्या नाम होता है? रे होता है। ये कई नाम आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपकी कृषि हो गई यहां से। अच्छा, अब दूसरी कृषि का जो प्रकार आता है वो देखिए आप इसमें। यहां पर दूसरी कृषि का जो प्रकार है वो है, यहां पर उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि।
गहन निर्वाह कृषि। और जो गहन निर्वाह कृषि होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गेहूं प्रधान, क्या होती है, गेहूं प्रधान, और एक में होती है चावल प्रधान। चावल प्रधान होती है जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, यानी मानसूनी जो इलाका है, जैसे मान लीजिए भारत की बात करें, चीन की बात करें, वहां होती है। और गेहूं प्रधान 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले स्थान पर होती है। ये निर्वाह कृषि का है। अब व्यापार कृषि क्या होती है, जब व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, हमारे भारत में अभी तक व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जा रही क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। ये कृषि की जाती है यूरोपियन कंट्री में, जहां पर घास के मैदान होते हैं। जैसे हम बात करें प्रेरी की बात कर लेते हैं, प्रेरी घास के मैदान है यहाँ पर, या फिर स्टेपिस घास के मैदान है, या फिर डाउन्स है, या फिर पंपास है, यहां पर की जाती है। पंपास कहां पर है, अर्जेंटीना में है। डाउन्स कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपिस कहां पर है, मध्य एशिया में है। और प्रेरी कहां पर है, यूएसए में। यहां पर कृषि की जाती है उच्च तकनीक के साथ में, मशीनों के साथ में, वैज्ञानिक तरीकों से ये कृषि की जाती है, मशीनीकृत कृषि होती है। अगला जो इसमें था वो था आपका रोपण कृषि। हाँ, रोपण कृषि। तो अभी तक कहीं पर भी कोलखोज का नाम नहीं आया जो आप देखेंगे। अब रोपण कृषि में देखते हैं, रोपण कृषि में क्या होता है। तो ये जो कृषि है ये यूरोपीय देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश क्षेत्रों में, उपनिवेश जो देश थे, उपनिवेश जैसे भारत है, श्रीलंका है, वहां पर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि थी रोपण कृषि। जो उन्होंने बागान लगाए, जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, कई जो बागान लगाए, वो क्योंकि यहाँ पर सस्ते दर पर मजदूर मिल जाते थे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो फसलें थी, जैसे मान लीजिए मसाला हुआ, या फिर जो भी आपके जैसे गन्ना हुआ, केला हुआ, इस तरीके से बागान लगाए थे। और उन्हीं में से एक बागान का नाम बहुत फेमस है, उसका नाम है फेजेंडा, जो ब्राजील में लगाए जाने वाले चाय या कॉफी के बागान है, कॉफी एंड कहवा के बागान होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब अभी तक भी नाम नहीं आया। अब हम पढ़ते हैं अंत में सामूहिक कृषि, जो कल पढ़ चुके थे हम। देखिए, सामूहिक कृषि का जो विकास हुआ है ये हुआ है सोवियत रूस में। कहां पर हुआ है, सोवियत रूस में हुआ है। और सोवियत रूस के अंदर यह कहा गया कि अधिक लाभ मतलब कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और जो कृषि की समस्या है उसको ध्यान रखने के लिए क्या किया गया कि वहां के किसानों ने एक साथ मिलकर अपने खेतों को मिला लिया। जैसे सबके खेत है, उन्होंने आपस में खेतों को मिला लिया आपस में, और एक साथ मिलकर वो एक ही साथ वो मतलब बीज ला रहे हैं, एक ही साथ वो कृषि उपकरण ला रहे हैं, वो खाद ले आ रहे हैं, खाद लेकर आ रहे हैं, एक साथ लेकर आ रहे थे, और एक साथ मिलकर कैसे की सामूहिक रूप में कृषि करी। जो लाभ होगा, जो हानि होगी, जो होगा सबका क्या होगा, सब किसमें होगा, वो सामूहिक होगा। उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, सामूहिक होगा। खुद के लिए कुछ पर्सनल भूमि बचा के रख ली गई इसके अंदर। और इसी कृषि को ही रूस में क्या कहते हैं, कोलखोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलखोज कहते हैं। तो कोलखोज क्या है, सामूहिक कृषि है सोवियत संघ के अंदर। तो यहां पर नाम आया है, तो इसका आंसर होगा सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसे टच कर सके, आप इसको समझ सके, एक बार रिकॉल हो। अब देखिए, अगला है नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। अब नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है, पहले ये समझे हम कि है क्या। देखो, नीरू मीरू कार्यक्रम हमारा एक जल संभर कार्यक्रम है, जल संभर कार्यक्रम है। और जल संभर कार्यक्रम क्या होता है, जल संभर कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिसमें हम जो हमारे धरातल पे जो हमारा धरातली जल होता है, जो हमारा धरातलीय जल है या प्लस भौम जल है, जो अंदर भूमि के अंदर है, उस भौम जल को बचाने के लिए हमें उसका प्रयोग कैसा करना चाहिए, मितव्ययिता के साथ करना चाहिए। उसका प्रयोग हमें बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए, जिससे हम भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने अलवणीय जल को बचा सकें, अलवणीय जल को बचा सकें। तो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वही जल संभर कार्यक्रम है। ठीक है, तो जल संभर कार्यक्रम क्या है कि धरातलीय जल और भौम जल का जो जल है उसका प्रयोग इस प्रकार करें, मितव्ययिता बुद्धिमत्ता के साथ करें, जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए अलवणीय जल को बचा सकें। इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे हरियाली कार्यक्रम। ये कैसा कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। दूसरा है अरवारी संसद, अरवारी संसद, ये कहां पर चल रहा है, ये आपके राजस्थान अलवर में चल रहा है। तीसरा है नीरू मीरू, नीरू मीरू, इसका अर्थ होता है जल और आप, जल और आप। और ये कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश में। ये कार्यक्रम कहां चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम लेकिन किस राज्य में चलाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। उत्तर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो खनिज दो प्रकार के थे, धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक और अधात्विक में अधात्विक खनिज कैसा होता है, जो परतदार होता है। तो लोहा भी परतदार नहीं है, अवसा भी चट्टानों से बना होता है, मैंगनीज भी नहीं है, तांबा भी नहीं है, तो चूना पत्थर इसका आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है ना, लोहा, मैंगनीज, तांबा। इसके अंदर भी आप इसको आप थोड़ा सा यूं देख सकते हैं। देखिए आप थोड़ा सा इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि खनिज जो होते हैं वो दो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं खनिज। जैसे खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लोह और एक होता है अलोह। आपके अधात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ईंधन खनिज और एक होता है इमारती खनिज। ठीक है, अब आपके यहां पर लोह है, लोह में कौन आता है, निकिल आता है, तांबा आता है, निकिल आता है, लोहा आता है, मैग्नीज आता है, और यहां एलो में आता है तांबा, शीशा, जस्ता, सोना। ईंधन में क्या आएगा आपका, पेट्रोलियम आता है और आपका कोयला आता है। और इमारती में क्या आएगा आपका, चूना पत्थर आ जाएगा, संगमरमर आ जाएगा। अब देखिए यहां से देखिए, लोहा कैसा है, मैग्नीज कैसा है, ये धात्विक है, धात्विक में कौन सा है, लोह खनिज है। आपका तांबा कैसा है, धात्विक है लेकिन धात्विक में अलोह खनिज है। और आपका चूना पत्थर कैसा है, अधात्विक में इमारती पत्थर है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, ऐसे रटना नहीं पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन से आपने पूरा इसको कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक क्रियाकलाप है, ऑप्शन है पशुपालन, लौह इस्पात निर्माण, व्यापार और खेती। कौन सा है। अब देखिए तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है, हम समझिए पहले इसको समझने सोचते। तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है। देखिए तृतीयक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि ये ऐसा क्रियाकलाप है जिसके अंदर प्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। प्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, प्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे आप समझिए कि अभी आप कहीं पर गए हैं, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, आपने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो आपने कुछ उससे थोड़ी लिया, लेकिन उसने आपकी सेवा करी, इसके बदले में आप उसको क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो इसमें सेवा के बदले क्या दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है या वेतन दिया जाता है। सेवा के बदले क्या दिया जाता है, पारिश्रमिक या वेतन दिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप धोबी की ले सकते हैं, नल ठीक करने वाले को, नल साज को भी ले सकते हैं, अध्यापक भी ले सकते हैं, अध्यापक भी एक सेवा कर रहा है। इस तरीके से आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो तृतीयक व्यवसाय होता है वो दो रूप में होता है। पहला होता है उत्पादन और फिर होता है विनिमय। उत्पादन किसका, उत्पादन सेवाओं का। उत्पादन किसका, सेवाओं का, प्रत्यक्ष सेवाओं का, अमूर्त सेवाओं का। अमूर्त यानी जो हमको दिखती नहीं है, आपको लेकर चले गए, आपकी कटिंग कर रहा है ना, बार बार आपकी कटिंग कर रहा है, तो उसने कटिंग कर दी आपकी, तो आप उसको पैसा देंगे। और विनिमय किसका, परिवहन का, जो आपकी दूरी तय करता है। परिवहन के द्वारा, परिवहन संचार प्लस व्यापार, परिवहन संचार प्लस व्यापार। तो यहां पर क्या आ जाएगा उत्तर, व्यापार। पशुपालन क्या है, प्राथमिक कार्य है। लौह इस्पात निर्माण क्या है, द्वितीयक कार्य है। खेती क्या है, प्राथमिक कार्य है। व्यापार एक तृतीयक कार्य। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल, कल आपने क्वेश्चन किए थे, अपने जयपुर वाले में साफ देखा था कि रबी की फसल होती है गेहूं, जो आपके चना, सरसों। तो कपास भी खरीफ है, चावल भी खरीफ है, बाजरा भी खरीफ है, और गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अब आ गया आपका खालिस्तान। कहीं पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं, जयपुर वाले में नहीं थे, इसमें है। हिमालय क्षेत्र में गद्दी जनजाति के लोग क्या करते हैं। कि देखिए, जब आपने चलवासी पशुचारण पढ़ रहे थे, चलवासी पशुचारण हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ जनजातियां होती हिमालय में, जैसे गद्दी थी, भूटिया थी, बकरवाल थी, गुज्जर थी,
ये क्या करती है, ऋतु के हिसाब से पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सर्दियां आती है तो ये क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, तो वहां से आइए मैदान पर आ जाते हैं, और जब वापस गर्मी आती है तो बर्फ पिघल कर घास उगती है तो वापस वहां जाते हैं, तो ऋतु प्रवास करते हैं। तो यहां पर आंसर आएगा, गद्दी जनजाति के लोग क्या करते हैं, आप इसमें चलवासी पशुचारण भी लिख सकते हैं, चलवासी पशुचारण, या फिर आप इसमें ऋतु प्रवास भी लिख सकते हैं कि ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। जल परिवहन सबसे क्या है, सस्ता साधन है। यहां पर आएगा सस्ता साधन है, जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है हमारे, ना तो इसमें कोई लागत की जरूरत होती है, ना कोई रोड बनाना है, ना कुछ खर्च करना है, बिल्कुल सस्ता साधन है। अभी अपन ने किया था तो काम आ गया। अपन ने जब रोपण कृषि पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि जब यूरोपीय देश उपनिवेश देशों के अंदर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब व्यापार करते हैं अधिक पूंजी का निवेश करके, क्योंकि वहां पर सस्ते दर पे मजदूर मिल रहे हैं, तो ब्राजील में जो कॉफी के बागान लगाते हैं उसको क्या कहा था, फैजेंडा। क्या कहा था, फैजेंडा। तो यहां पर आ जाएगा फैजेंडा। ठीक है, ओके। देखो कई क्वेश्चन तो अब वहीं से हो रहे हैं, जो अपन अगर अपन ऊपर पढ़ लिया तो नीचे के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन एक नीचे और देखिए आप, क्या है, मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल कौन सी पृथ्वी, अब देखिए आप, हमने किया था इसके अंदर, अभी आपके सामने आएगा, ये देखिए यहां पर था मानव भूगोल क्रियाशील मानव व अस्थायी पृथ्वी के बीच, और परिभाषा किसने दी है, सैंपल ने दी, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच। और आप देख लीजिए यही क्वेश्चन है, ये देखिए आप, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी, तो यहां पर आ जाएगा अस्थायी पृथ्वी के बीच, अस्थायी आ जाएगा शब्द, दिया किसने है, एलन सैंपल ने दिया है। तो परिभाषाएं वहीं से आ रही है, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, बता चुके हम, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बात की थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कार्यक्रम क्या है। पहले आप समझेंगे कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कार्यक्रम क्या है। तो देखिए कार्यक्रम क्या है, लक्ष्य क्षेत्र, यहां पर क्या होता है कि जो ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए, आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए, आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए क्षेत्र को ध्यान में रखकर जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं उन्हें लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम कहा था। बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। देखिए आप, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। आप क्या करेंगे यहां पर, ये देखिए कि लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम यानी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं उसे लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम कहते हैं। ये 3 कार्यक्रम है। जैसे हम बात करते हैं कमांड क्षेत्र कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहला तो आप इसमें लिख सकते हैं कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा आप कर सकते हैं पर्वतीय विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और तीसरा लिख सकते हैं आप सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सूखा क्षेत्र से जो विकास कार्यक्रम है, सूखे क्षेत्र से संबंधित। तो ये आपके इनमें से एक पूछा है, आप 3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 ईंधन खनिजों के नाम लिखिए। आप अभी हमने पढ़ा था, तो यहीं से आ गया। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा। आप यूं ना समझिए कि कभी मेहनत बेकार होती है। हम जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो अभी हमने पढ़ा था उसी का है कि किन्हीं 2 ईंधन खनिजों के नाम बताओ। तो ईंधन खनिज में आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम और कोयला, पेट्रोलियम प्लस कोयला, ये 2 हो गए आपके, है ना। 2 ही पूछ रहा है, ठीक है। द्वितीयक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण लिखिए, द्वितीयक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। अगला क्वेश्चन, तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि द्वितीयक क्रिया क्या होती है, हम उस हिसाब से प्रश्न करेंगे। हम सीधा उत्तर नहीं देंगे द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण क्या होता है, पहले द्वितीयक क्रिया क्या होती है हम ये देखेंगे। देखो द्वितीयक क्रिया क्या होती है, जब मनुष्य प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु होती है उसका रूप परिवर्तन कर उसका मूल्य बढ़ा देता है तो उसे हम द्वितीयक क्रियाओं के अंदर शामिल करते हैं।
समझिए आप, जैसे आप जंगल में गए, जंगल में से लकड़ी लेकर आ रहे हैं, लकड़ी को आपने काम ले लिया ईंधन के लिए, तो वो प्राथमिक क्रिया है। आप जो लकड़ी लेकर आ रहे हैं, ये प्राथमिक क्रिया के अंदर, लकड़ी काटना जो है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, प्राथमिक व्यवसाय में आता है। लेकिन आपने मशीनों के द्वारा कैसे भी करके इसका रूप परिवर्तन करके जैसे कुर्सी बना दी, तो ये आ जाएगा आपका द्वितीयक क्रियाओं में। द्वितीयक क्रियाओं में, और द्वितीयक क्रियाओं में तीन चीजें आती हैं। पहला आता है निर्माण, दूसरा आता है विनिर्माण, ये मतलब तीन प्रकार से क्रिया होती है, और तीसरा होता है प्रसंस्करण। क्या होता है? प्रसंस्करण। ये तीन प्रकार से काम होते हैं। निर्माण के अंदर हम बात करते हैं जैसे भवन निर्माण है या फिर सड़क निर्माण, ये आता है। विनिर्माण के अंदर आता है छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु बनाना, यानी आप हाथ के द्वारा या मशीनों के द्वारा वस्तु बनाएंगे तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं। और प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए आपने धागा बनाया, तो धागे के लिए पहले सूत काटा, उसको बनाया, तो जो भी प्रोसेस तैयार किया जाता है वो सब इसमें आता है। तो ये आ जाएगा। छोटे उदाहरण देना चाहें तो आप कह सकते हैं, जैसे हम को दो उदाहरण है तो इसमें उदाहरण आ जाएंगे निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण। फिर निर्माण में आप दे सकते हैं जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण। विनिर्माण में दे सकते हैं जैसे आप दे सकते हैं मशीनों का निर्माण दे सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग दे सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ती है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ती है? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? बिल्कुल हमको बताएंगे। आपने एक बात नोट करी यहां पेपर के अंदर कि हम कोई चीज ऊपर पढ़ रहे हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नीचे आ रहा है। जैसे क्रियाशील मानव वाला आया, ऑप्शन पढ़ा था हमने, परिभाषा, ब्राजील की कॉफी बागान वाला भी आ गया है ना, यहां से और भी क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? देखिए, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है, जो हमारे ये मानिए कि 2001 के अंदर, हम यूं कह सकते हैं 2001 में इसको शुरू किया गया था। पीएम उस वक्त थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी इस वक्त पीएम थे, उनके एक सपना था, उन्होंने इसको योजना को शुरू किया और 4 महानगरों को इसमें जोड़ा गया। 4 महानगर कौन से हैं? एक तो है आपका दिल्ली, दिल्ली से आपका मुंबई, मुंबई से आपके यहां पर आपके चेन्नई, और चेन्नई से आपका कोलकाता। तो ये चूंकि 4 महानगरों को जोड़ा गया था, आकृति चतुर्भुज के हिसाब से हो गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। 2001 में शुरू हुई थी और 2012 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत काम करती है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत काम करती है। मैं आपको थोड़ा नक्शे के हिसाब से बता देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, यहां पर आप ये कर लीजिए दिल्ली, दिल्ली के बाद यहां पर मुंबई, यहां से मुंबई, फिर यहां पर आपके नाम तमिलनाडु में आ गया, यहां पर चेन्नई आ गया, चेन्नई के बाद यहां आ गया कोलकाता। ये इस तरीके से बनाई गई योजना थी, सन 2001 के अंदर बनाई गई थी, शुरू की थी, 2012 में पूरी हो गई थी। ये किसके अधीन बनाई गई, किसके अधीन काम कर रही थी? ये कर रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इस योजना को बनाया गया था। इसकी कुछ आपकी इसकी मेजरमेंट भी है। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली से अगर हम बात करते हैं मुंबई के बीच में, तो 1419 किलोमीटर की है। अगर हम यहां से बात करते हैं मुंबई से चेन्नई के बीच में, तो ये है आपके 1290 है, ये 1454 किलोमीटर है, और ये आपकी आ जाती है 1454 यहां पर आ जाएगी, 1454 किलोमीटर यहां पर आ जाएगी, और यहां पर आप आ जाएगी 1684 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन हो गया आपका। तीन चार महानगर को जोड़ती है, पता लग गया आपको, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और आपका कोलकाता है। अब ये मत पूछना चेन्नई कहां पर है, चेन्नई आपके तमिलनाडु में है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पिछले अभी उसमें आया था, जयपुर वाले पेपर में था कि सहकारी कृषि आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली, और मैंने बताया था। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि सहकारी कृषि क्या होती है। जैसा सामूहिक कृषि में बात करी मैंने कि सामूहिक कृषि में किसान मिलते हैं, अपने मिलकर वो क्या करते हैं कि अनाज मतलब बीज लेकर आते हैं, कृषि उपकरण लेकर आते हैं। यहां भी ऐसा होता है,
लेकिन वो खाली इतना ही काम करते हैं, लेकिन अपनी खेती अलग अलग करते हैं। यहां पर एक संस्था का निर्माण तो करते हैं, और वो संस्था उनके लिए क्या लेके आती है? खाद लेकर आती है। वो संस्था उनके लिए क्या लेकर आती है? बीज लेकर आती है। वो संस्था उनके लिए कृषि उपकरण लेकर आती है, कृषि उपकरण लेकर आती है। लेकिन इनकी खेती यानी कि जो लाभ और जो हानि होती है वो व्यक्तिगत होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। और इसका वैसे तो कहां पर? डेनमार्क में, बेल्जियम में हुई है, लेकिन सर्वाधिक सफलता जो मिली है वो मिली है डेनमार्क में। कहां पर मिली है? डेनमार्क में। सर्वाधिक सफलता कहां मिली है? डेनमार्क में मिली है। सर्वाधिक सफलता कहां मिली? डेनमार्क में। और डेनमार्क कहां पर है? ये देखिए आप, डेनमार्क आपके जर्मनी से ऊपर नॉर्थ सी, ये नॉर्वे के पास में, यहां पर डेनमार्क है। यहां पर क्या है? डेनमार्क। ये अभी लास्ट जयपुर वाले के अंदर वहां पर आया भी था कि नक्शे के अंदर, तो डेनमार्क यहां पर है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा मैं मेहनत जो कर रहा हूं वो तभी सफल होगी जब आपको समझ में आए। कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक तक जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? अरे भाई, अब ये रेल मार्ग की बात आ गई है, तो रेल मार्ग कौन सा है हम बात करते हैं। हम इसको नक्शे के अंदर ही बात करते हैं। तो नक्शे के अंदर हम बात करें इसको, तो देखिए यहां पर देखिए, ये यहां पर जो है, ये देखिए यहां आपके रशिया के अंदर यहां पर एक जगह है, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग यहां पर है, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम लेनिनग्राद भी था, लेनिनग्राद भी था पहले। ये यहां से आता है रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को। फिर मॉस्को से चलता है, यहां से यात्रा करता है, और मॉस्को के बाद में जो जो देश आ रहे हैं उनको नाम सुनिए आप। मॉस्को के बाद में आता है कजान। क्या नाम आता है? कजान। कजान के बाद में आता है यहां पर आपके टूमिन। क्या नाम आता है? टूमिन। टूमिन के नाम के बाद आता है अंगार्स्क। क्या नाम आता है? अंगार्स्क। अंगार्स्क के बाद में आता है, इसके बाद में ओमस्क, 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 और फिर आता है चिता, चिता। और लास्ट में यहां से आने के बाद में ये आपके पैसिफिक महासागर में एक जगह है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन ये था कि सेंट पीटर्सबर्ग, यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, क्योंकि साइबेरिया में जा रहा है इसलिए इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर। कितनी है? 9322 किलोमीटर। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, कजान, टूमिन, अंगार्स्क, ओमस्क, चिता, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अब एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, परीक्षा में जो क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, तो इसको सीधा नहीं लिखना, ऐसे इसको कैसे लिखना है, थोड़ा सा मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका। मैं सेंट, आपने पीटर्सबर्ग लिखा, ब्रैकेट में आपने लिखा लेनिनग्राद। अगर आप लिखेंगे कि यहां से यहां जाता, उससे बेटर आप यूं करिए। फिर ये नीचे आएगा मॉस्को, फिर मॉस्को से आप यहां पर, फिर आप आगे लेते चलिए। मॉस्को के बाद में आ जाएगा आपका कजान, फिर आ जाएगा आपका तुला, कजान तुला के बाद में आ जाएगा ओमस्क, फिर आ जाएगा अंगार्स्क, फिर आपके आ जाएगा चिता, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा टूमिन भी रहेगा इसमें, टूमिन, और फिर लास्ट में आ जाएगा व्लादिवोस्तोक। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप माइंड में बनाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। 9322 किलोमीटर है और इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, WTO का पूरा नाम क्या है? कल बात कर चुके हैं, देखो दोबारा आ गया। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1948 के अंदर विश्व के अंदर जो कर है, उन करों को स्थिर करने के लिए, करों की समस्याओं को दूर करने के लिए, व्यापार को सही करने के लिए एक समझौता होता है, इसका नाम है गेट, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, यानी इसका नाम होता है प्रशुल्क, हिंदी में व्यापार सामान्य समझौता होता है। और फिर बाद में 1995 के अंदर इसी ही समझौते को हम वर्ल्ड ट्रेड इन WTO के अंदर, WTO में इसको बदल लेते हैं और 1947 से भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो WTO का पूरा नाम क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। अगला देखिए, वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? यह भी कल कराया था। क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं अभी तो आप देखेंगे, हम और पेपर करेंगे तो वहां पर तो सारे रिपीट हो जाएंगे। अभी तो हम शुरुआत करिए। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? प्रतिभूमि 3 प्रकार की थी जब हमने भूप्रयोग समक पढ़ा था। किसने दिया था? भू राजस्व विभाग ने दिया था। एक तो थी वर्तमान प्रतिभूमि, दूसरी थी पुरातन प्रतिभूमि, और तीसरी थी आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो वर्तमान प्रतिभूमि होती है वह भूमि जिसको 1 वर्ष तक, है ना, 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष तक खाली या छोड़ दिया जाता है, प्रति छोड़ दिया जाता है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि होती है। जिसको 1 वर्ष या 1 वर्ष तक, है ना, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं, और जिसको 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक छोड़ते हैं उसको पुरातन, और जो 5 वर्ष से खाली ज्यादा छोड़ी जाती है उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। ये भू उपयोग का एक वर्गीकरण है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपके 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके अंदर। फिर भी मैं कुछ और आगे कराने की कोशिश करता हूं। 2.5 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन है, अपन कर सकते हैं इसको, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूं। बड़े क्वेश्चन आगे नहीं करते अपन। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपाय बताए। कितना आसान है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? देखिए, जनसंख्या वृद्धि को आप सामान्य समझिए कि एक क्षेत्र A है, इस A क्षेत्र की मान लीजिए 2001 के अंदर जनगणना, यहां पर जनसंख्या कितनी है? 5000 है, और 2011 में यहां की जनसंख्या हो गई है, जैसे मान लीजिए 6000 हो गई है। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो आप क्या करेंगे, 6000 में से आपने 5000 को घटा लिया, आंसर आ गया आपका 1000। यहीं से ये जनसंख्या वृद्धि है। ये क्या है? आपकी जनसंख्या वृद्धि है, और यहीं से परिभाषा बनती है। क्या बनती है समझिए आप, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल कितना हुआ? 2001 से 11 में 10 वर्ष का। किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। बताइए, कोई दिक्कत? किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अगर इसको हम भारत के संदर्भ में दे सकते हैं कि 2011 में भारत की जनगणना थी 121.02 और 2001 में थी 102.70 करोड़। तो टोटल हुआ परिवर्तन 18.32 करोड़ का। तो ये क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि है। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। वापस परिभाषा रिपीट करता हूं कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अच्छा, एक शब्द और आता है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर आ गया, तो इसके अंदर मतलब क्या होता है? निरपेक्ष वृद्धि। इसका दूसरा नाम निरपेक्ष वृद्धि भी है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा नाम क्या है? निरपेक्ष वृद्धि। तो यहां पर आ जाएगा निरपेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि बटे पूर्व की जनसंख्या गुना 100। तो निरपेक्ष वृद्धि कितनी है? 18.32। पूर्व की जनसंख्या कितनी थी? 102.70, और यहां 100 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 17.64%। ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई आपकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई? यहां पर 17.64 यानी 10 की वृद्धि दर हो गई। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपाय 3 उपाय क्या होंगे आप मुझे बताइए। आप कई उपाय लिख सकते हैं, 9 से पढ़ रहे हैं, 10 से पढ़ रहे हैं। पहला उपाय आप लिख सकते हैं देरी से विवाह, ये एक उपाय हो सकता है, मतलब देरी से विवाह होगा। दूसरा हम हो सकते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। तीसरा हो सकता है सरकारी नौकरी के अंदर 2 संतान की, सरकारी नौकरी में 2 संतान की बाध्यता। चौथा हो सकता है आपका स्त्री
शिक्षा भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये परिवार आप जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आप लिख सकते हैं। अगला है संभववाद से आप क्या समझते हैं। अभी बात कर चुके थे हम, जब मैंने आपको नव निश्चयवाद का संभववाद मैंने बात की थी। मैं दोबारा बता देता हूं, संभववाद एक विचारधारा है जो नियतिवाद के बाद में आती है। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य के पास में असंख्य संभावनाएं बिखरी हुई है। जैसे आपके पास में कई संभावना है, आप क्या बनते हैं बड़े होकर, तो 12th के बाद में आपकी मर्जी है, आप किन संभावनाओं का चयन करते हैं। तो मनुष्य यहां पर प्रमुख माना गया है, प्रकृति प्रमुख नहीं मानी गई है। और इस विचारधारा को दिया था विडाल डी ब्लास ने। किसने दिया था? विडाल डी ब्लास ने दिया था। और ये फ्रांस के थे, इसलिए इसको फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। और ये शब्द दिया था फैब्रे ने, इसको फैब्रे ने। ठीक है, अब है नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण क्या होता है, कार्यों के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है नगरों का। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। नगरों का कार्य के आधार पर, तो नगरों का कार्य के आधार पर या फिर पर कार्यात्मक वर्गीकरण। तो पहले जो नगर होते हैं हम उनको कहते हैं प्रशासकीय नगर। क्या कहते हैं? प्रशासकीय नगर, यानी एक ऐसे नगर जो किसी राज्य की प्रशासन व्यवस्था को बता रहे हैं। जैसे हम जयपुर की बात करें जो हमारी राजधानी है, हम दिल्ली की बात कर सकते हैं जो देश की राजधानी है, हम चंडीगढ़ की बात कर सकते हैं। ये प्रशासकीय नगर होते हैं। दूसरा आप इसके अंदर कर सकते हैं पर्यटन नगर, जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जो पर्यटन कार्य होता है। जैसे हम बात करें मनाली की बात कर सकते हैं, हम नैनीताल की बात कर सकते हैं, हम माउंट आबू की बात कर सकते हैं। ये सब क्या है? पर्यटन नगर है। अच्छा, तीसरा हम कर सकते हैं शैक्षिक नगर। शैक्षिक नगर जो शैक्षिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हों, जैसे हम रुड़की, हरियाणा की रुड़की है, हम कोटा की बात कर सकते हैं, कोटा। ठीक है। अच्छा, चौथा हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं खनिज नगर, जहां खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम बात करें झरिया और बोकारो, ये कहां पर है? ये झारखंड में और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, ये भी कोयले के प्रसिद्ध है। बोकारो ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके यहां पर ही खनिज नगर आ जाएंगे। तो ये आपकी खनिज नगर या खनन नगर भी कह सकते हैं। अगला हम दे सकते हैं इसके अंदर जो पॉइंट आएगा वो आप कर सकते हैं औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर, और औद्योगिक नगर में हम कर सकते हैं जो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मान लीजिए भिलाई की बात करें, हम भिलाई की हम बात कर सकते हैं, हम दुर्गापुर की बात कर सकते हैं, हम जोधपुर की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सब औद्योगिक नगर है। फिर अगला जो आता है औद्योगिक नगर के बाद में आता है आपके जो हम बात कर सकते हैं वो है आपके परिवहन नगर। परिवहन नगर, परिवहन नगर जो किसी भी नगर के लिए क्या होते हैं, माल आयात और निर्यात का काम करते हैं। माल उतरता है और चढ़ता है। जैसे मान लीजिए कांडला की बात करें, कांडला एक बंदरगाह है, वो गुजरात में है, कांडला है। सूरत की बात करें, सूरत भी है। विशाखापट्टनम की बात करें, ये क्या है? परिवहन नगर है। अगला है आपका वाणिज्य नगर। वाणिज्य नगर, वाणिज्य नगर का मतलब होता है जहां पर थोक व्यापार भी किया जाता है, यात्री भी आते हैं, कभी यात्री आते हैं जाते हैं। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं मुंबई बड़ा नगर है, और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता। और भी हम कर सकते हैं जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, इसमें आप कर सकते हैं जैसे काशी, अभी अयोध्या जो है वो भी काफी प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। हम मक्का की बात भी कर सकते हैं, विशेष स्तर पे बात करें तो मक्का की बात कर सकते हैं। हम यरूशलेम की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कार्यों के आधार पर हमने नगरों को बांटा हुआ है। जैसे हम बात करें, वापस हम देखते हैं, प्रशासकीय नगर हो गया आपके प्रशासकीय नगर के अलावा आपके पर्यटक नगर हो गया, शैक्षिक नगर हो गया, खनिज नगर हो गया, और औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर और धार्मिक नगर। ये आपने कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास में। हाँ, अब हमारे पास में बच रहा है एक क्वेश्चन और बच रहा है, दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। एक क्वेश्चन है चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी अगर आपने देखा हो तो कल भी आया था। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में क्या अंतर है? देखिए थोड़ा सा अपन को इसको यूं करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलवासी पशुचारण, पशुचारण, और यहां से आ जाएगा वाणिज्य पशुचारण। देखिए अंतर पहला क्षेत्र का देखते हैं हम। क्षेत्र का पहला क्षेत्र का अंतर देखिए आप। क्षेत्र की इसकी बात करें
तो यहां पर क्षेत्र कहां पर है? ये क्षेत्र आपके पास में आएगा आपके मरुस्थल जो होंगे, जैसे आपके सहारा का मरुस्थल, उसके बाद में अरब का मरुस्थल, उसके बाद में थार का मरुस्थल और फिर गोबी के मरुस्थल तक जाता है एक पार्ट। दूसरा पार्ट जाता है आपके ग्रीनलैंड है जो ठंडे क्षेत्रों का है, और साइबेरिया का जाता है। ठीक है, एक क्षेत्र आपका जाता है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण के अंदर है, ये साउथ में है, ये साउथ की बात हो रही है, और प्लस मेडागास्कर जाता है। तो ये क्षेत्र का अंतर हो गया। यहां पर जो क्षेत्र आएंगे उसमें आप ले सकते हैं शीत कटिबंधीय घास के मैदान, शीत कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान। इसमें पहला आपका आएगा प्रेरी जो यूएसए में है, फिर दूसरा आएगा स्टेपिस जो आपके मध्य एशिया में है, फिर आप कई बार आ चुका, अभी किया है आपने, डाउन्स ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, आपके 4th नंबर पर आपका पंपास ये अर्जेंटीना में है, आपके 5 नंबर पर वेल्स ये साउथ अफ्रीका में है, 6वें नंबर पर कैंटरबरी ये आपके न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ये क्षेत्र के हिसाब से हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम कर सकते हैं पशु के हिसाब से, जैसे पशुधन के हिसाब से, पशुधन के हिसाब से यहां पर क्षेत्र विशेष के हिसाब से, यानी क्षेत्र के अनुसार पशु पाले जाते हैं, क्षेत्र के अनुसार पशुओं को पाला जाता है, पशुओं को पाला जाता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय अगर बात करें तो वहां पर आएंगे गाय और बैल। अगर आप मरुस्थल के अंदर बात करते हैं तो वहां पर आएंगे आपके भेड़ और ऊंट। अगर आप ठंडे क्षेत्र में आएंगे, ठंडे क्षेत्र में, तो वहां पर आपके याक और रेंडियर। यहां पर कई प्रकार के पशु पाए जाते हैं, जबकि यहां पर एक ही प्रकार के पशु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और हम कह सकते हैं कि चलवासी पशुचारण में, चलवासी पशुचारण का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। जबकि जो वाणिज्य पशुचारण है, वाणिज्य पशुचारण जो है इसका क्षेत्र सीमित होता है, और सीमित के अंदर जो छोटा क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें रेंच बना लिए जाते हैं, यानी हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उन भागों के अंदर बाड़ा संबंधी होती है, बाड़ा कह सकते हैं हम उसको, जहां पर पशु को रखा जाता है, और उसको रेंच कहते हैं। एक इसका होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इस पशु इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। इस कृषि का उद्देश्य क्या होता है, इस पशुपालन का होता है जीवन निर्वाह, जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार होता है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं आप इसके अंदर, यहां पर कोई तकनीक यानी कम तकनीक व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि यहां पर उच्च तकनीक व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। काफी चीजें लिख सकते हैं आप इसमें, ये लिख सकते हैं कि यहां पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन पर कोई ध्यान नहीं, मतलब विशेष ध्यान नहीं देता, जबकि यहां पर पशुओं की स्वच्छता पर, पशुओं की स्वच्छता पर, उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। एक कह सकते हैं कि वर्तमान में यह पशुचारण क्या है, प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध है, जबकि ये पशुचारण विश्व के काफी विकसित क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये पूरा कर सकते हैं, आपने 8-10 पॉइंट बना लिए, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा इतना, आप इसको देखिए। लास्ट का अंतिम देखते हैं हम। अंतिम देखिए, जल समर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, प्रदूषण, जल प्रदूषण निवारण के कोई 3 उपाय बताएं। जल समर प्रबंधन अभी आया था और आपने किया था। जल समर प्रबंधन क्या होता है, और हमने बताया था कि धरातलीय जल प्लस भौम जल को सुरक्षित रखने के लिए उसका बुद्धिमत्ता और मितव्यता के साथ प्रयोग किया जाए, जिससे कि अलवणीय जल को भविष्य की पीढ़ी ध्यान काम में ले सके। तो जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम था, हरियाली था, नीरू था और अरवारी संसद था। जल प्रदूषण निवारण के कोई 3 उपाय है। पहला तो है कि अपशिष्टों का निस्तारण हो,
अपशिष्टों का निस्तारण हो। अपशिष्ट मतलब कौन सा निस्तारण? औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, घरेलू अपशिष्ट होते हैं, उनको आप नदियों के पास मिलना, नदियों में ना छोड़ें। दूसरा होता है कि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं इनका कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं खेतों में डाले जाते हैं, पानी के साथ बहकर आते हैं और नदी उसमें आकर समस्या उत्पन्न करते हैं। खुले जो आपके सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक जो स्थल है, सार्वजनिक जो सार्वजनिक जलीय क्षेत्र है, जैसे तालाब है, नदी है, वहां पर क्या होता है, पशुओं का स्नान या स्वयं जो स्नान या कूड़ा करकर फेंकना, उसको भी प्रतिबंधित किया जाए। तो इस प्रकार से इसके 3 उपाय लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये जो प्रयास है वो समझ में आया होगा। हमने इसमें आज जो पेपर किया है वो पेपर था आपके अजमेर का। मैंने कोशिश ये करी है कि आपने अनुभव किया होगा कि जब मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसका आंसर मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूं, अगले जो क्वेश्चन मिले उनके आंसर पहले मिल रहे हैं, तो कुछ टाइम लिया मैंने ऐसे नहीं किया कि आपको शुरुआत में सीधा इसका आंसर बता दिया, रुको और जाओ सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर, ना, कुछ किया। आपका भी साथ रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया, जिससे मैं नई ऊर्जा के साथ में और वीडियो बनाऊं और आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के नए पेपर और लेकर आऊं। थैंक यू बेटा, आपने इतना देखा और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में आपको थैंक यू।